असलम कुरैशी साहब से मेरी बहुत ही नई जान पहचान है और इनके मामले में मुझे नामुस्लिम कहना चाहिए कि मैं इतना झुका रहता हूँ कि आप यकीन नहीं कर सकते। और खालिद हुसैन साहब, इनका शुमार यहाँ के कई बड़े अदीबों में, शायरों में होता है। इनके साथ भले साहब तशरीफ फरमा है, अयाज साहब किसी दोस्त से मिलने बाहर गए। हमारे सामने डॉक्टर सुषमा रानी है जो बड़ी अच्छी मतलब डोगरी की हैं। डोगरी में इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से तालीम पाई है, तो लेकिन उर्दू वाले गालिबन ज़्यादा नहीं जानते। यहाँ मोहन सिंह हैं, डोगरी के ज़बरदस्त प्ले राइट, लैंग्वेज एक्टिविस्ट। जनाब निसार गिलानी साहब हैं जिनका कंट्रीब्यूशन तर्जमे में भी है। और एक खास बात जो इनकी है, परसों में दोहरा चुका हूँ मैं कहीं, जो उर्दू हमें नहीं आती वो इनको आती है, क्योंकि ये रेवेन्यू में थे। और फारसी की जितनी इस्तिलाहें हमारे यहाँ उर्दू में मुस्तक़बिल रही पूरे मुल्क में, अब उनके पूछने के लिए, उनका मतलब जानने के लिए हमें इनकी तरफ रुजू करना पड़ता है। और मेरे बाकी दोस्त, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा पोता यहाँ मिर्जा यावर अली भी बैठा है, इसका नाम मुझे लेना चाहिए खास तौर से, ताकि ये कुछ और देर बैठा रहे। और जम्मू यूनिवर्सिटी के इससे वाबस्ता लोग जैसे हताश साहब हैं, खुर्शीद काज़मी साहब हैं, और तलबा स्कॉलर्स, ये डिपार्टमेंट जो है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं किसी और के डिपार्टमेंट में। और किसी ने एक बार कहा भी कि क्या रहा उर्दू डिपार्टमेंट में, कैसा रहा, तो मेरे लिए बिल्कुल परायापन पानी में नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये मौका मिला। मैं उस वक्त रियाज अहमद साहब को और काजम साहब को प्रोफेसर होने की मुबारकबाद दे रहा हूँ जब ये डाइस पर तशरीफ फरमा है, और मैं एक फासले पे, जरा से फासले पे एक कदम नीचे रह के इनको मुबारकबाद देता हूँ। और रियाज साहब को खास तौर से इसी शोबे के सदर भी हैं। इस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। पहला हेड प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, जब कैनल रोड में डिपार्टमेंट था, नीचे क्लासेस भी थी, वहां जलसे भी हुए हैं कि लोग नीचे बैठते थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे। पर अब मैं क्या दोहराऊं किस तरह से। फिर ये किताब शीरी के फतूत का उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था। शीरी के फतूत छपी थी 1975। वो पहली बार एज इंटरनेशनल ईयर फॉर विमेन मनाया गया था। और उसका इंतसाब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि लेटर फॉर्म में वो इंशाइए थे। उसका इंतसाब मैंने क्या किया था, उन खूबसूरत लड़कियों के नाम से। उन खूबसूरत लड़कियों के नाम जो खतूत में भी अपने खतूत जाहिर नहीं करती, या खतूत दो मानी में इस्तेमाल हुए हैं, एक तो फीचर्स, एक लेटर। अरे ये तब की बात है। यहाँ कई बातें हुई, और अनवर पाशा साहब ने, ये क्योंकि बड़े इदारे में हैं दोनों तीनों, वहाँ ऐसी बहसें होती हैं। हम लोग इन बहसों के कायल नहीं, बल्कि मैंने एक बार कहा था, किसी ने एजुकेशन का नाम लिया, मैंने कहा इट्स ऑल गिमिक्स ऑफ टर्मिनोलॉजी। इवन लिंग्विस्टिक्स समटाइम्स आई से गिमिक्स ऑफ टर्मिनोलॉजी। एक जमाने में लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, जबान का मुताला करते थे, तारीख पढ़ते थे, और फलसफा पढ़ते थे। और ये टर्मिनोलॉजी जो फलसफे से आई, उसके बारे में एक साहब ने बहुत अच्छा कहा कि फिलोसफी, पहले तो डेफिनेशन में ये कहा डेकार्ट्स, फिलोसफी इज लाइक अ ट्री, इट्स रूट्स आर मेटाफिजिक्स, इट्स ट्रंक इज फिजिक्स, एंड ऑल अदर ब्रांचेस व्हिच आर इशूड फ्रॉम द ट्रंक आर अदर साइंसेस। तो ये फलसफे का है कि बेसिक जो है हर चीज के लिए उसने मुहैया किया वो सब्जेक्ट। और एक साहब कहते हैं कि फिलोसफी was like a basket full of fruits. Someone came, took away the mangoes. Another one came and took away the almonds. Another one took away the apples. Now the basket is empty. Exactly इसी तरह से क्या हो गया है कि
कुछ उलूम से, कुछ सब्जेक्ट से वो अलग अलग चीजें ली गई और एक टर्मिनोलॉजी जब बन गई, इसी तरह से ये गैर अफसानवी अदब जो है, ये भी आप समझ लीजिए कि लोग उन्हें अपनी सहूलत के लिए, कुछ कहने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए ये टर्म भी इजाद की। वरना ये जो अनवर पाशा साहब ने कहा कि जो अदब देखिए, जो नसर देखिए, उसमें एक तरह का इन सब चीजों का अमलगम। एक खास बात यहाँ ये हुई सवानी इसके लिए खुद नविश के हवाले से, एक साहब ने अपनी खुद नविश लिखी, उसमें मुझे तो अब भी नजर नहीं आता, लेकिन लोगों को लगा कि उसने एक जुमला मेरे खिलाफ लिखा है। पहले तो मुझे कंपोजिटर ने बताया, मैं कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद प्रेस जहां वो छप रही थी वहां से फोन आया। अल्टीमेटली वो ऐवान उर्दू में रिव्यू के लिए गई किताब, तो खालिद अशरफ के पास गई। खालिद अशरफ ने कहा सर इसमें एक सेंटेंस आपके खिलाफ है। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अपनी सवाल तो मैं लिख नहीं सकता, इसलिए कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी सवालें लिखूं जो उसके तकाजे हैं, जो रविश है, जो रिवाज है, असल में उसमें जिन लोगों के नाम आना चाहिए वो आएंगे नहीं, और जिन लोगों के नाम नहीं आना चाहिए वही बार बार आएंगे। तो मैं इतना झूठ बोल ही नहीं सकता। कभी आएगा मौका तो लिखेंगे। अक्सर मुझे ये सवाल होता है, साहित्य अकेडमी में हूँ, कहीं भी हूँ, क्योंकि जब बात होती है मुझे कोई वाकया याद आता है, मैं ऐसे लोग का नाम लेता हूँ जिनको उन्होंने किताबों में पढ़ा है, तो कहते हैं सर आप अपनी सवालें लिखिए। मैं कहता मैं लिख ही नहीं सकता। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, जब खालिद अशरफ ने कहा फिर क्या करूंगा, कहा सर इसके हवाले से खत लिखिए, जब मेरा तबसरा छपेगा तो वो खत भी उसके साथ छपेगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2 महीने तक मुझसे वो खत लिखा नहीं गया। अल्टीमेटली मैंने जब वो तबसरा भी छपा, खालिद अशरफ फिर भी याद दिलाने लगे, मैंने खुद नविश के हवाले से एक इंशाइया लिखा। और अजीब बात हुई, जिस दिन उस सवाने उस खुद नविश पे तबसरा पढ़ा किसी ने रेडियो पे, उसके बाद ही मेरा इंशाइया ब्रॉडकास्ट हुआ। अच्छा, लोग परेशान हो गए क्योंकि उससे वो खुद नविश भी धुल गई थी और तबसरा भी धुल गया था। जब मैंने कहा कि खुद नविश क्यों लिखता है आदमी, जो आदमी मोस्टली वी डू अपॉलजीज टू दोज़ हु हैव रिटन अर्लियर, आजकल जो है जो सारी जिंदगी झूठ बोलता है, वो सोचता है कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद ये इस झूठ की खली खुल जाए, इसलिए वो इसको रिकॉर्ड करके रखता है, लिख के रखता है, ताकि बाद में भी लोग इसी हवाले से मुझ तक पहुंचे। बहरहाल ये तो मेरा इंशाइयापन था कि इस तरह से मैंने कहा, मगर ये हकीकत है कि हमने महफूज से बहुत उम्दा बात की। अगर शिबली अल फारूक लिख सकते थे, अल मामू लिख सकते थे, अगर हाली हयात सादी लिख सकते थे, अगर ये हयात सरसाई लिख सकते थे, अपनी सवाल हयात ने क्यों नहीं लिखा? असल में अव्वल तो यही है कि शरीफ लोग अपने बारे में कम बात करते हैं। दूसरे ये कि शरीफ लोग आईना भी कम देखते हैं, ताकि कुछ चीजें जो है वो अपनी भी नजर में न रहे। तो ये भी शायद वाजे हुआ हो। यहाँ इंशाइया की बात चली, हम लोगों ने उर्दू वालों ने इंशाइया को बचस्पी कम दिया। उसकी एक वजह तो ये थी कि हमारा जहन वहां तक पहुंच नहीं सकता था। दूसरी वजह ये रही कि खलाकी के मुकाबले तकलीफ के एतबार से आम नाकदीन वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। मुझसे जब एक बार पूछा गया कि तनकीद निगार के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं डू अपॉलजीज टू ऑल ऑफ यू, मैंने कहा था कि देखिए पहला आदमी तो क्रिएटिव राइटर, दूसरा आदमी उसका पढ़ने वाला है, ये तनकीद निगार तीसरा आदमी। अब इसका काम ये था
कि ये क्रिएटिव राइटर की थोड़ी रहनुमाई करता कि देखिए यूं होता तो ये होता, अगर यहाँ ये होता तो, और कारी की रहनुमाई करते कि इस कैरेक्टर को अगर पढ़ना है तो यूं भी पढ़ना, इस किताब को देखना है तो यूं भी देखो, लेकिन उसने दोनों को